आपको बैक टू बैक दिखा रहे हैं कि कहां पर कौन सी सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अंतर की बात की जाए तो वहां पर जो जीत है कांग्रेस की हो चुकी है और बिहार के अंदर हालांकि नजरें सबकी बनी हुई है। लेकिन इमादी जिस तरह के रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, बिहार के अंदर एनडीए कमाल नहीं बल्कि सुपर कमाल करती हुई नजर आ रही है। बिहार के अंदर एनडीए कमाल करती नजर आ रही है। प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से कमल खिलता बिहार में नजर आ रहा है। लेकिन बात राजस्थान की भी करेंगे तो अंता की अगर बात की जाए तो एक वेकअप कॉल कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत अंता में झोंक दी थी। लेकिन बावजूद उसके अगर प्रमोद जैन भाया जीतते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वेकअप कॉल है। क्योंकि दूसरी तरफ बिहार की बात की जाए तो बिहार में इस बार नए चेहरों पर दांव खेला गया, लेकिन बावजूद उसके बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। तो चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में कुछ गेस्ट भी जुड़ गए हैं। सुरेश गर्ग हमारे साथ बीजेपी से, सर बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। और पौरुष भारद्वाज हमारे साथ में कांग्रेस है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। पौरुष जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी, हालांकि अंतर के लिए बहुत बधाई आपको, लेकिन जिस तरह के वादे और दावे बिहार में किए गए वो कहीं ना कहीं कमाल दिखाते हुए नहीं नजर आया धरातल पर। देखिए, पहले चूंकि हम लोग राजस्थान के, तो मुझे लगता है कि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करना उचित होगा, उसके बाद में हम बिहार के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के तमाम जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बिहार अंता की जनता है, और खास करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, जिनके नेतृत्व में हम सब ने मिलकर के ये बड़ा काम कर दिखाया। आप देखिए, ऐसी विपरीत परिस्थिति थी, आपने अभी खुद ने बताया कि किस प्रकार से पूरा मंत्रिमंडल जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। वसुंधरा जी और भजनलाल जी के बीच में मतभेद कहे जाते हैं, परंतु हमारे प्रत्याशी के खिलाफ जो है वो दोनों एक होकर के उन्होंने रोड शो किया। परंतु हमारे अध्यक्ष जी का कुशल नेतृत्व रहा कि उन्होंने हमारे हर कार्यकर्ता से लेकर के हर बड़े नेता का किस जगह उपयोग उनका किया जा सकता है, किस जगह वो जो है नेता या कार्यकर्ता की उपयोगिता कौन से गांव में है, कौन से वार्ड में है, किस जगह, उन्होंने उस चीज को बैठ करके उन्होंने पूरा एक खाका तैयार किया और उस हिसाब से जो है सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को ड्यूटी बांटी। और उसका जो परिणाम आज हम लोग जो देख रहे हैं कि राजस्थान में 2 साल का कुशासन पर आप बात कर रहे हैं ड्यूटी बांटी, आपके पास 60 स्टार प्रचारक थे, 15 जो है चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दिए, लेकिन बावजूद ये बड़ी जीत अंता में मिली है। उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज एक उन स्टार प्रचारक के लिए जो वहां पर पहुंच नहीं पाए थे? देखिए, जो लोग 15 लोग जो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, निश्चित तौर पे आपको पता है कि बिहार के भी चुनाव चल रहे थे, लोग वहाँ पर भी व्यस्त थे। परंतु देखिए, हमारी पार्टी जो लोग नहीं आ पाए उन्होंने आंतरिक तौर पे हमारे पार्टी प्रदेश नेतृत्व को सूचित कर दिया था उनकी क्या मजबूरी थी। परंतु देखिए, उन 15 के बिना भी, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो कुशल नेतृत्व रहा, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अब जाग जाना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को आपको ध्यान होगा कि इनके हर नेता ने वहाँ पे इस बात को कहा था, जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि भाई आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारा जो 2 साल का राजस्थान सरकार की परफॉर्मेंस है, 2 साल का जो हमारा सुशासन है, हम उसके दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के कुशासन को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को कह दिया है कि जिस प्रकार आपके राज्य में ना राजस्थान का नागरिक रोड पे चलते हुए सुरक्षित है, ना इलाज कराते हुए अस्पताल में सुरक्षित है, और अपने घरों में सुरक्षित है ही नहीं। ये दिखा भी। अच्छा इमादरी, एक बात नोटिस करने वाली है, क्योंकि अगर अंतर की हम पहले बात कर रहे हैं तो अंतर के अंदर जो सेकंड नंबर पर रहे नरेश मीणा, वो एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए खाता हो सकते हैं भविष्य के अंदर, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी वाकई में शानदार है और कांटे की टक्कर देखने को मिली है। सुरेश गर्ग जी, आप मानते हैं इस बात को, क्योंकि लगातार तीसरे नंबर पर रहे हैं आप? नहीं, तीसरे नंबर पे नहीं, हम दूसरे नंबर पे हैं। किसने कहा तीसरे नंबर पे? हम दूसरे नंबर पे हैं साहब, दूसरे नंबर पे हमारे। सुरेश गर्ग साहब, कैसे इस हार को आप स्वीकार करेंगे? 53,868 हमारे को वोट मिले हैं, नरेश मीणा को 53,740 वोट मिले। निर्दलीय होने के बावजूद देखिए, मेरी बात सुनिए, आज पूरे हिंदुस्तान में 7 राज्यों में और बिहार में चुनाव हो रहे हैं। आज बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को किस तरह से समर्थन दिया। राहुल गांधी जी ने राजस्थान में भी यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, और बिहार के अंदर भी यात्रा निकाली थी। राजस्थान को तो जवाब दीजिए, राजस्थान के बारे में तो बताइए कि भजनलाल शासन फेल हो चुका है, मोदी सरकार फेल हो चुकी है, राजस्थान के बारे में बंद करे तो अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा सुरेश गर्ग साहब वेकअप कॉल मानते हैं इसको एक बीजेपी के लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि आज बिहार के चुनाव हुए, बिहार के अंदर क्या हुआ, बिहार के अंदर देखिए, मेरी बात आपकी सरकार बनने के बाद में चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, ऐसा है हमारी सरकार आने के बाद में राजस्थान में 10 उपचुनाव हुए, 10 में से भारतीय जनता पार्टी 5 जीत के आई है, कांग्रेस 3 पे रही है, जबकि कांग्रेस के अभी 7 उपचुनाव में 5 सीटें थी, 5 में से 1 पे रह गई थी, हम 5 अरे वर्तमान की बात, हम 7 में से 5 जीत गए। अरे भाई सुनो तो सही ना, के बैठो या तो सुनने की बात करते हो, भविष्य की बात करते हो, अब वर्तमान की बात करो ना, आज की बात करो। हाँ, तो मैं आप बात बिहार की बात करेंगे, अगले चरण में बिहार की बात करेंगे, जनता की बात, अभी आज की बात करो ना। या तो इनसे बुला ले, इनको चुप करें। पौरुष जी
चुप रहे 5 मिनट, शांति रखें। अंता की बात कीजिए सुरेश गर्ग साहब, क्योंकि अंता में हार हुई है, स्वीकार करना पड़ेगा और इस हार को हम तो किस तरह से लेंगे? जनादेश को स्वीकार करते हैं। यही चीज राहुल गांधी जी को समझाइए कि राहुल गांधी भी जनादेश को स्वीकार करें। वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। अभी आप देखिए हरियाणा का चुनाव 1 साल पहले हो गए और 10 तारीख, मतलब आप ये देखिए 7 तारीख 5 तारीख को आरोप लगा रहे हैं कि साहब हरियाणा में वोट चोरी हो गए साल भर बाद में। अरे भाई आपका वहां का प्रदेश अध्यक्ष कहां गए, आपका वहां का प्रदेश का नेतृत्व कहां चला गया जो साल भर बाद में आपको वोट चोरी का याद आता है? तो मैं यही कह रहा हूं कि बिहार की जनता ने वापस एनडीए पे विश्वास व्यक्त किया है और तेजस्वी जैसे नेता है वो भी चुनाव हार रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति तो देखिए जीरो पे सिमट रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थिति देखिए जीरो पे। अब बताइए कि इनके राज्य जीरो पे चलते जा रहे हैं, ये स्थिति हो गई है कांग्रेस चाहती है कि बात हो राजस्थान की और बीजेपी चाहती है कि बात हो बिहार की, क्योंकि दोनों ही जगह मिठाइयां बंट रही है। बात यह है, लेकिन चलिए बिहार पे आ जाते हैं। बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार है लगातार चेहरा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रैटेजी जो अपनाई गई, लगातार बैठकें हुई, बिहार के अंदर जो हार हुई है हो रही है, क्योंकि साफ नतीजे बता रहे हैं। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जीरो पे हो गए साहब। देखिए निश्चित तौर पे वहां पे जनादेश हमारे खिलाफ गया है, वहां पे क्या कारण रहे निश्चित तौर पे राहुल गांधी की यात्रा। अरे भाई बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, चलिए आप बता हाँ, बोल रहा हूँ राहुल गांधी की यात्रा। कारण बता दो, आप बोल रहा हूँ भाई राहुल गांधी की यात्रा। सुरेश गर्ग साहब जवाब देने का बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पौरुष जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा गर्ग साहब, हम आपकी तरह नहीं है। जब अंता पे सवाल पूछा जा रहा था तो बिहार के गीत गा रहे थे, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। तो आपसे बिहार के लिए शांति से, आप बिहार का जवाब मैं दे रहा हूं ना, बिहार का जवाब आपसे अंता में जवाब बन नहीं पाया, मैं दे रहा हूं बिहार का। अरे मैं स्वीकार कर रहे हैं, आज स्वीकार कर रहे हैं। हां हमारे जनता पार्टी देखिए आयुषी बात इस वक्त यह है कि बिहार की खुशी मनाना चाहते हैं सुरेश गर्ग साहब और अंता की खुशी मनाना चाहते हैं पौरुष भारद्वाज जी। अब आपस में दोनों ही आप ये बताइए कि हार के कारण क्या रहे? भले बिहार में अगर कांग्रेस की हार हुई है, अंता में बीजेपी की हार हुई है, इन हार के कारणों पर डिस्कस किया जाएगा। क्या कुछ लूप होल्स रहे उन पर बात की जाएगी? सुरेश गर्ग साहब देखिए, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से अंता के अंदर हम चुनाव हारे हैं। जनता ने जो हमें जनादेश है जनता का, वो हम स्वीकार करते हैं। हम विचार करेंगे कहां पे हमारी कमजोरी रही है, लेकिन हमने 22 महीने के अंदर राजस्थान में सुशासन दिया है, भ्रष्टाचार कम किया है, अत्याचार कम किए, महिलाओं को हमने सुशासन दिया है। महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात ही वो दी है। किसानों को 2,40,000 करोड़ रुपए सहयोग के रूप में 2,40,000 करोड़ रुपए 22 महीने के अंदर दिए। युवाओं को हमने 95,000 सरकारी नियुक्तियां दी है, 1.5 लाख नियुक्तियां में। तो हमने युवा, किसान, महिला और गरीब चारों के लिए राजस्थान में काम किया, सुशासन का काम किया है। अब चुप रहिए, सुन लीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि फिर भी हम 10 उपचुनाव हुए, 10 में से भारतीय जनता पार्टी 5 जीत के आई है। अंता के अंदर निश्चित रूप से हम आ रहे हैं, हम मंथन करेंगे हमारा कहां पे कहां कमजोरी रही है उसको निश्चित रूप से देखेंगे। लेकिन आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, बिहार के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं। बिहार के अंदर राहुल गांधी जी प्रचार करने गए थे, राहुल गांधी जी ने यात्राएं निकाली थी। यात्रा निकालने के बाद क्या रहा कि जीरो पे आ गया। अब राजस्थान में इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इसके बाद क्या परिणाम निकला? 2023 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी। तो जहां जहां राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, वहां पर इनका सुपड़ा साहब होता चला जाता है। तो इनको नेतृत्व को सोचना चाहिए कि क्या स्थिति हो रही है कांग्रेस की, जो 150 साल पुरानी कांग्रेस, 150 साल पुरानी कांग्रेस आज उस कांग्रेस के राज के राज खत्म होते चले जा रहे हैं उसको कांग्रेस। सुरेश जी, आपका जो जवाब है वो इस तरीके का लग रहा है कि आप जो जनता है वो ज्यादा खुश नहीं, बल्कि विपक्ष की विफलता है कि आप जीत रहे हैं बिहार में। देखो जनता का आशीर्वाद है सब बिहार के अंदर। देखिए जनता का आशीर्वाद है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत के आई है। नीतीश कुमार जी जनता की खुशी मान रहे हैं कि विपक्ष विफलता मान रहे हैं। नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से वहां पे मुख्यमंत्री है, जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को। हम इसको देखिए आप क्या वहां पे कि क्या स्थिति हो गई है कि, और साहब आप तो राजद के साथ जो एक अपना आप में जो चारा घोटाले के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ये कहते कि हम सुशासन देते हैं, हम भ्रष्टाचारी नहीं है। उन भ्रष्टाचारियों के साथ में चुनाव लड़े थे, इसके बाद में परिणाम देखिए साहब।
जनता के अंदर ये चीज हुई है तो वो अब स्वीकार करते हैं। यही कारण है, पहला राहुल गांधी की यात्रा, दूसरा बिहार में जंगल राज की जो बात की जा रही थी वो, और तीसरा कुशासन आरजेडी के समय जो देखने को मिला था। देखिए निश्चित तौर पे वहां की बिहार की जनता का जो जनादेश है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है, और हम अपनी भी कमी स्वीकार करते हैं। और हम अपनी कमी इस मायने में स्वीकार करते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव आयोग वहां पर एसआईआर चला रहा था, जब उन्हीं वोटों के बेस पे जब भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में सांसद जीत के जाते हैं और उन सांसदों के दम पर प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तब इन लोगों को उन वोटों से आपत्ति नहीं होती। परंतु जब बिहार में जब चुनाव होने को होते हैं तब ये लोग एसआईआर लागू करते हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की विपक्ष की कमी रही कि हमें उस जगह चुनाव आयोग का विरोध करना चाहिए था, जब उन्होंने 65 लाख वोट हटाए और उसके बाद में चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ही नहीं बल्कि भारतीय चुनावों पे पैनी नजर रखने वाली एजेंसी एडीआर वो भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इनको सूची सार्वजनिक करने के 25 लाख वोट पड़े पर 45 लाख वोट पड़े। हां हमारी कमी है, जनादेश का आप स्वीकार कर रहे हैं, हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन आप एसआईआर को बीच में ला रहे हैं। कहना चाहूंगा हिमाद्री जी, एक मिनट हिमाद्री जी, मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में चुनाव होते हैं, आपको ध्यान होगा आदर्श आचार संहिता लगती है हमारे यहाँ पे अगर कोई कांग्रेस का झंडा लगा के बीजेपी का झंडा लगा करके गाड़ी या ऑटो रिक्शा भी अगर आपके घर पे ले आएगा और अगर आपको बैठा के बूथ पे चार के छोड़ के आएगा तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। परंतु चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत क्या होती है पूरे भारत में हमने देखा कि किस प्रकार से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। यहाँ पे आप बेचारे बुजुर्ग मतदाता को अगर कोई झंडी लगी हुई गाड़ी में बूथ तक पहुंच जाए तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई कंप्लेन की गई? निश्चित तौर पे मैंने आपसे जैसा कि कहा आज की हार का हम मंथन कर रहे हैं और मैं हमारी कमी आप मंथन कर रहे हैं, आपको मालूम है पौरुष जी, पर क्या आपके द्वारा कोई कंप्लेन की गई इलेक्शन कमीशन को इस पूरे जो आप घटनाक्रम बता रहे हैं कि अगर उल्लंघन किया गया वाकई में तो क्यों नहीं आपने तुरंत कंप्लेन की? निश्चित तौर पे हमारे द्वारा देखिए कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई और मैं आपका एक ध्यान और दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में हमारी जो स्कीम है चाहे वो अन्नपूर्णा राशन वाली हो, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन की हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि थी, वो चुनाव के समय चुनाव आयोग द्वारा ये कहकर के रोक दी गई कि भाई ये कांग्रेस की सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीम है और अगर चुनाव में ये स्कीमें जारी रहती है तो इसका जो है कुत्सित प्रभाव मतदाता के ऊपर पड़ेगा और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चुनाव आयोग की आंखें जब बंद हो जाती है कि जब भारतीय जनता पार्टी आदर्श आचार संहिता लगने के 10 दिन पहले 40,000 करोड़ का फंड बनाती है और उसके बाद आदर्श आचार संहिता 17 अक्टूबर 31 अक्टूबर और 17 नवंबर को महिलाओं 1,35,1 रिश्वत के रूप में डाला जाता है और चुनाव आयोग चुप रहता है। निश्चित तौर पर जब सरकार ये पैसा डाल रही थी तो कांग्रेस पार्टी को उस समय विरोध करना चाहिए। आप यहाँ पे विरोध दर्ज कराइए, पर यहाँ पे विरोध दर्ज करा के कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि जो नतीजे सामने आ रहे हैं लगातार वो आप देख रहे हैं। और जो क्या आपने कंप्लेन करी आपकी तरफ से, आप लगातार गिना रहे हैं, पर क्या आपकी तरफ से बोला गया इलेक्शन कमीशन को एक एप्लीकेशन दी गई है? अगर आप इसको कह रहे हैं कि ऐसा किया गया है तो मैं आपको बताऊं कि सीरियस क्राइम होता है कि अगर ऐसा हुआ है, और अगर सीरियस क्राइम हुआ है तो क्या कांग्रेस की तरफ से कंप्लेन दी गई? पहले ईवीएम पे सवाल उठाए गए, उसके बाद चुनाव आयोग पे सवाल उठाए गए, और अब जब आपको तस्वीरें बिहार में साफ होती नजर आ रही है, एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, तो बात आचार संहिता पे उठाई जा रही है, झंडे पे उठाई जा रही है। सुरेश गर्ग साहब, चलिए आप मुझे आप एक बार हिमाद्री जी आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप यहाँ पे टीवी एंकर के नाते नहीं है, मैं यहाँ पे प्रवक्ता के नाते नहीं, हम दोनों राजस्थान के निवासी के नाते हैं। क्या हम लोगों के यहाँ पे जब चुनाव हो रहे होते हैं उस समय कोई झंडी लगा करके यदि कोई गाड़ी लेकर के आता है लेने के लिए और बूथ तक छोड़ता है तो क्या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है? नहीं, आप मुझे नागरिक के नाते बताइए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, मुझे आप बताइए हुआ या नहीं? सर एक मिनट रिएक्शन सुना देते हैं, रुकिए। So there was zero traction, there was zero understanding of issues. You can't go on slumber for 5 years as an opposition party. When you're in the opposition, you have to be even more aggressive, more strident. You have to work even harder, which is something that perhaps the opposition parties in India are failing to understand. And the same old mantra, same old, things that worked in Indian politics 20 years ago, it's not going to work now. People have seen a new imagination. They're talking about developing our country, taking every section of society forward, talking about skills, youth empowerment, women empowerment, where the women of Bihar feel safe, where they get employment opportunities, where they get financial stability, where they are seen as karta of the household, decision makers of their own household and society. That is something that is very, very powerful. And the opposition had no reply to that. और आप भारतीय जनता पार्टी का अगर स्ट्राइक रेट भी देखें 95% स्ट्राइक रेट ऐतिहासिक है। और याद करिए हम पहले भी कह रहे थे, आज है 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, नेहरू जी की जयंती,
और नेहरू जी की जयंती के अवसर पर राहुल गांधी ने एक और तोहफा 95 बार हार बार बार ये दिया है। गलत भी नहीं होगा, एसआईआर का रोना रो रहे थे, विरासत भी गई है और साख भी गई है। नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई है और सकारात्मक राजनीति करके विकास मॉडल को आगे बढ़ाकर बिहार की जनता का जिसने दिल जीता है उस व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और नीतीश कुमार का सुशासन। ये एक अद्भुत जोड़ी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद रिएक्शन सब लगातार सामने आ रहे हैं आयुषी, और ऐसे में बीजेपी एक तरफ से बेहद ज्यादा उत्साहित है। बीजेपी की जो जीत हुई है बिहार में, जो प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है, जो एनडीए को बहुमत मिला है, उसको लेकर सुरेश गर्ग साहब, लगातार आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे, लेकिन एक स्ट्रैटेजी फॉलो की गई बिहार में और उसके तहत काम किया गया और रिजल्ट हमारे सामने है। और ऐसे में जैसा कि अभी पौरुष जी कह रहे थे कि अब जो है आचार संहिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले ईवीएम मुद्दा था, ईवीएम के बाद एसआईआर और एसआईआर के बाद अब आचार संहिता। देखिए मांद्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अंत में हार स्वीकार की कि भाई जनता का जनादेश है, मतदाता का जनादेश है, हम स्वीकार करते हैं, उस तरह से कांग्रेस क्यों नहीं अपने हार को स्वीकार करती है? वो ईवीएम को क्यों दोष देती है, चुनाव आयोग को दोष देती है, एसआईआर को दोष देती है? अरे उसकी बजाय आप जनता के बीच में जाओ ना। जनता, आप ये तो जाओ ना वहां पे कि जनता आपसे क्या चाहती है। आप उन मुद्दों के बीच में जनता में क्यों नहीं जाते हो? धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हो? अगर आपको चुनाव आयोग से अगर समस्या तो सुप्रीम कोर्ट खुली हुई है। आप याकूब मेनन के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुला देते हो, तो इन चीज के लिए जाओ ना सुप्रीम कोर्ट में जाइए। मना किसने किया? लेकिन नहीं जाएंगे, केवल सोशल मीडिया पे बस हाउ हंगामा कर देंगे और कुछ नहीं है। अरे भाई, हार हुई है तो उसको स्वीकार करो। आज जनता ने आपको जीरो पे समेट रहे बिहार के अंदर। इससे ज्यादा जो 150 साल पुरानी पार्टी अपना आपको बहुत हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी बोलती है, वो हर राज्य के अंदर सुपड़ा साहब होता जा रहा है। दिल्ली के अंदर कितने 15 साल से सुपड़ा साहब होता जा रहा है इनका। अरे भाई, इन पे हार पे मंथन करो। राहुल गांधी जी 95 बार, उनके नेतृत्व में 95 बार में बार चुनाव हारते जा रहे हैं। उन चीजों पे मंथन करना चाहिए। 3 बार के मुख्यमंत्री राजस्थान के, 3 बार के मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो तो बिहार के चुनाव प्रभारी थे। क्या हुआ? क्या रहा? एक भी सीट बचा नहीं पाए आप वहां पे बिहार के अंदर। ये स्थिति है। तो आपको उन चीजों पे मंथन करना चाहिए, आपको अपनी हार स्वीकार करना चाहिए। इधर उधर से संवैधानिक संस्थाओं पे क्वेश्चन करने की बजाय आप जनता के बीच में जाके इन चीजों पे मंथन करें। अच्छा पौरुष जी, क्योंकि 10 लाख नौकरी का सबसे बड़ा वादा किया गया था, उसके बावजूद इस हार को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा, और मैं इस बात को गर्ग साहब की बात से निश्चित तौर पे मैं सहमति व्यक्त करता हूं कि कमी हमारी है। मैं वास्तव में हार स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग कमी हमारी इस मायने में मान रहे हैं कि हमें विपक्षी पार्टी होने के नाते जो भी चुनाव आयोग के द्वारा आंख मूंद करके लोकतंत्र का चीरहरण होने दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के द्वारा लोकतंत्र का चीरहरण किया गया, और आज चुनाव आयोग आंख मूंद करके बैठा रहा और हम लोग भी धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंद के बैठे रहे। हमें जो एक्शन जो लेना चाहिए था, निश्चित तौर पर हम नहीं ले पाए। हम इस बात को लेकर के हम लोग हमारी हार स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। कमी हमारी थी, हम भारतीय जनता पार्टी की कमी नहीं बता रहे। पौरुष जी, इसका मतलब है कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब आप कंप्लेन कर नहीं पाए। आप कंप्लेन करी ना, बात हो गई, तब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और अभी भी फर्क नहीं है ना? नहीं, फर्क क्यों नहीं है मुझे बताइए। तो फिर आप क्यों गिना रहे हैं? क्या करें बताइए, आप मुझे बताइए क्या करें, बताइए आप मुझे क्या करें। जब करने का समय था तब क्या किया? सुनाए थे आपने उनको बलगा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था, और हुआ है। तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूँ, और आने वाले समय में
हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज़ दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे, रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे, विधायक सांसद और राज्य में मंत्री बना लेते थे, सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है, लोग जागरूक हुए हैं, रात को वोट तो नहीं बेच रहे, लेकिन उसको लोगों ने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में और अनलीगल काम लीगल तरीके से और राज्य के जनता का ही पैसा और जनता के पास में पैसा दी जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि ये चावल मैं अपने घर से दे रहा हूँ, ये 10,000 रुपये अपने जेब से दे रहा हूँ, और उस नाते लोगों ने वोट कर दिया है। और लोगों का अपनी बेरोजगारी, अपनी हज़ारों समस्या को नहीं देखकर 10,000 और 1,90,000 के वजह से वोट किए हैं। तो खैर जो भी जनता ने, माता बहन ने निर्णय लिया उसको मैं सलाम करता हूँ। मेरा उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम लोग जनता के बीच में पुनः फिर से मजबूती से जाएंगे। चलिए, मुकेश सहनी को आपने सुना, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की, हार को लेकर भी बातचीत की और साथ ही साथ एनडीए की जीत को लेकर भी बातचीत की और आरोप भी यहाँ पर लगाते नजर आए। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचा दे। एनडीए की जीत के बाद नीतीश के घर पर बैठक शुरू हो गई है। सीएम आवास ललन सिंह पहुंच चुके हैं और अब ऐसे में देखना होगा, क्योंकि अब बिहार में जो एक नया मुद्दा होगा वो ये होगा कि सीएम कौन। अच्छा, बट हिमाद्री, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार एक एक करके रिएक्शन सामने आ रहे हैं और अभी आपने सुना भी मुकेश सहनी को, उनको द्वारा कहा गया कि जो चुनाव जिताया गया माताओं और बहनों के द्वारा जिताया गया है, पर वादा तो मैं मानती हूं कि महागठबंधन के द्वारा भी किया गया था 30,000 रुपए देने का। ये नहीं हुआ। तो सुरेश गर्ग जी, क्या मान रहे हैं कि जो मैंडेट बिहार में देखने को मिला है ये नीतीश कुमार के लीडरशिप का इम्पैक्ट है या फिर मोदी फैक्टर का इम्पैक्ट है? आप क्या मानते हैं? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी का, जो पूरे हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी जी ने आपको सुरेश गर्ग जी माफी के साथ में अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार चुनाव परिणाम को लेकर के चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां पर नीतीश कुमार के घर पर चर्चा हो रही है, बैठक हो रही है, वही अमित शाह के आवास पर भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा बैठक की जा रही है। अपनी बात को पूरा करिए सुरेश गर्ग जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी जो हमारे वहाँ पे मुख्यमंत्री, उन दोनों के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा था। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में सुशासन दिया, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो 11वीं अर्थव्यवस्था उसको 4थी अर्थव्यवस्था पे लेके आए, जिस तरीके से हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर किया, ये सब चीजें जनता देखती है। आगे विकास को बढ़ाने का पूरे पटना में मुख्यमंत्री को लेकर पोस्टर लगा है, टाइगर अभी जिंदा है, क्या कहेंगे? कौन टाइगर? नीतीश कुमार को लेकर। टाइगर नीतीश कुमार है ही। आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं? ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके काम पर जनता ने मोहर लगाया। तो चलिए, ललन सिंह का रिएक्शन और सामने आ गया है। रिएक्शन ललन सिंह ने कहा है कि एनडीए जो है सुरेश गर्ग साहब नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा था और उसी की वजह से जीत भी मिली है। और वही इसीलिए देखिए, खास बात ये भी है सुरेश गर्ग जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बार अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। बिहार चुनाव परिणाम को लेकर के बैठक हो रही है, जिससे जुड़ी जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। अमित शाह के आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और बिहार चुनाव परिणाम को लेकर आगामी रणनीति अब क्या कुछ होने वाली है एनडीए की, इसको लेकर फिलहाल चर्चा की जा रही है। अपनी बात पूरा करिए सुरेश गर्ग जी। मैं कह रहा हूं कि आज बिहार का चुनाव, जिस तरीके से जनता ने हमें आशीर्वाद दिए, जिस तरीके से मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है, वो चीजें आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सब हम धृतराष्ट्र बने रहे। तो आप कब तक धृतराष्ट्र बने रहोगे? आप ही नहीं तो कहा कि हम धृतराष्ट्र बने रहे। अरे साहब सुन लो, हम युधिष्ठिर बन के सब यही तो कह रहा हूँ। आप खुद कह रहे हो कि सब हम धृतराष्ट्र बने रहे, तो आप बढ़िया है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात। आप जो है शब्दों को चुप करो, मरोड़ के चुप करो करके, आपने बात पूरी कीजिए। देखिए, आज बिहार के अंदर एनडीए की जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसकी जीत है। नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल से वहां राजस्थान, वहां बिहार में सुशासन दिया, उसकी जीत है।
आज प्रचंड बहुमत से हम वहां जीत के आए हैं। ये जनता ने बता दिया कि जो और चलिए सुशासन एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार चुनाव 2025 को लेकर। ये बड़ी खबर मोकामा में जेडीयू के अनंत कुमार सिंह जीते हैं। अनंत कुमार सिंह को मिले हैं 91,416 वोट और इसी के साथ में ये जीत दर्ज की गई है। जश्न की तस्वीरें लगातार हम आपको बिहार से दिखा रहे हैं माद्री। बिल्कुल, और जेडीयू का बड़ा चेहरा अनंत कुमार सिंह माने जाते हैं और ऐसे में अनंत कुमार सिंह की जीत हुई है और भारी वोट उन्हें पड़े हैं। 91,416 वोटों से अनंत कुमार सिंह जीते हैं। तो चलिए जेडीयू के पक्ष में ये वोट जाता नजर आ रहा है, ये सीट जाती जेडीयू के पक्ष में नजर आ रही है, जिसपे अनंत कुमार सिंह प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और अब जीत हासिल कर चुके हैं। सुरेश गर्ग साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तो जीत की बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस अपनी हार हम आपको बधाई दे देते हैं। में हर और इस वक्त नजर आ रहा है। और बिल्कुल आयुषी, अभी दिवाली और छठ गए, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन बिहार को एक और त्योहार, एक और उत्सव बनाने का मौका एनडीए ने दे दिया। और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पटाखे फोड़कर एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियों का इजहार किया जा रहा है। और हमारे साथ में लगातार हमारे तमाम गेस्ट भी बने हुए हैं। सुरेश गर्ग जी भी हमारे साथ में हैं, पौरुष जी भी हमारे साथ में हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि मैं कहकर भी गई थी आपको पौरुष जी की जो मदन राठौड़ के द्वारा जो रिएक्शन आए हैं सामने, उसको लेकर जवाब मैं आपसे चाहूंगी। अब देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मदन राठौड़ जी ने पहले तो बिहार के बारे में लंबा समय लिया, उसके बाद में राजस्थान में बाद में आए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनको राजस्थान के मामले में अपना पहली प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कितनी सफाई से अपने द्वारा और अपनी पार्टी के अन्य नेताओं के द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों को झुठला दिया और उसका जो है उसको हेड का टेल बना दिया। कैसे दे दिया? वो कह रहे थे बोले कि साहब ना, एक ही तो सीट थी, हार गए तो क्या फर्क पड़ गया, सरकार तो हमारी स्टेबल है ना। इससे पहले इनके बयान होते थे कि नहीं, लोकतंत्र में जो है एक एक सीट महत्वपूर्ण होती है, एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार को बिहार में तो श्रेय दिया, परंतु यहां पे जो है अपयश देने का काम राजस्थान की सरकार को नहीं किया। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि भाई कि क्या जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदारी है राजस्थान, तो उन्होंने कहा बोले मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। जबकि चुनाव प्रचार उन्होंने इस मुद्दे पे किया था, जब उनसे पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा जाता था कि आप अंत में किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के 2 साल के कामकाज का टेस्ट है, हमारी सरकार ने जो कथित सुशासन दिया, कथित कानून व्यवस्था का। पौरुष जी, देखिए बड़ी बात यह होती है जिम्मेदारी लेना, और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते मदन राठौड़ जी ने इस हार की जिम्मेदारी भी ली। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। योगेश जी, जिस तरह के समीकरण, चाहे आप अंता चुनाव की बात करें, चाहे हम बिहार चुनाव की बात करें, जिस तरह के समीकरण बनते नजर आए और अब रिजल्ट एकदम क्लियर है, कैसे देखते हैं इसे, क्या कहेंगे? क्योंकि राजनीति जिस तरह से राजनीतिकरण होता नजर आया, बाजी पलटती नजर आई लगातार। देखिए, बिहार का प्रचंड चुनावी जनादेश, इसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूरी बिहार की जनता का आभार जताया, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास के कामों की जीत बताया और साथ ही उन्होंने अंता में जिस तरह पार्टी की हार हुई है उसको लेकर भी ये कहा कि क्योंकि संगठन का मैं मुखिया हूं तो इसलिए हार की जिम्मेदारी भी लेता हूं। जो भी वहां पर त्रुटियां रही है, जो कमियां रही है, उन सब की पड़ताल होगी, सबकी समीक्षा की जाएगी, आखिर अंता में चुनावी हार क्यों हुई है। मदन राठौड़ ने प्रमोद जैन भाया को बधाई भी दी और साथ ही कांग्रेस की ओर से मनाए जा रहे राजस्थान में जश्न को लेकर भी उन्होंने अचरज और आश्चर्य प्रकट किया कि एक और बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया, फिर भी आखिर किस बात का जश्न कांग्रेस पार्टी राजस्थान में मना रही है। ये भी कहा मदन राठौड़ ने कि एक वोट से सरकार पर कोई, एक सीट से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के कामों को कर रही है। ये अलबत्ता ये जरूर है कि उन कामों को हम जनता के बीच में बताने में नाकामयाब हुए, लेकिन राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में इस वक्त बिहार की जीत का जश्न मन रहा है और बिहार की जीत के जश्न को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता बड़े उत्साहित भी हैं। थोड़ी देर पहले आतिशबाजी हमने देखी और मिठाइयाँ बांटी गई है, यहाँ पर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और हमने नारेबाजी भी देखी अभी थोड़ी देर पहले। नरेंद्र मोदी के नारे यहाँ पर गुंजायमान होते हुए नजर आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार की जनता को, साथ ही मैं कहना चाहूँगा जिस कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हम सभी कार्यकर्ताओं ने देखा था, वो कहीं ना कहीं हमें देखकर लग रहा है कि आपकी 2 सीट देखकर शून्य की और अग्रसर जो कांग्रेस हो रही है, इससे हमें लगता है कि देश के अंदर राष्ट्रवाद की लहर है और देश एक विकसित भारत का सपना, जो देश के सबसे प्रधानमंत्री। अभी आप नारे लगा रहे थे, एक बार और लगाओ।
बिहार में ऐतिहासिक जीत हुई है। उस जीत का सेहरा भी वहाँ पे कार्य करता है, उनकी मेहनत को जाता है। और जिस प्रकार से बिहार की जनता ने विकास के नाम पे वोट दिए हैं, उससे सिद्ध होता है कि विकास कार्य। मोदी जी ये जीत सीधी सीधी बात है कि विकास की राजनीति ही चलेगी बिहार के अंदर। और बिहार में जो हुआ है वो एक आश्चर्यजनक परिणाम है, क्योंकि सब ये सोचते थे कि एक जैसे रूढ़िवादी पार्टियां चली आ रही हैं, उनका एक तरह से अंत स्टार्ट हो गया है। अब विकास की राजनीति से ही बिहार चमकेगा। अंता में जो हार हुई है उसको लेकर क्या कहें? ये जो कांग्रेस वाले जो खुशी मना रहे हैं जयपुर में, उनको शर्म आनी चाहिए कि कैसे इनकी जेब से एक एक प्रदेश जा रहा है। एक सीट की क्या खुशी मनाते हो, एक एक प्रदेश तुमसे छीना जा रहा है, उस पर दुख प्रकट कीजिए। और उसकी नहीं है, बहुत बिल्कुल ये बात सही है। और कार्यकर्ता के मन में अलग तरह की बात होती है। बिहार की जीत इतनी बड़ी जीत है कि उसको लेकर चारों ओर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहा है। और ये बात सही है कि जिस तरह राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन बिहार की जनता ने उस मुद्दे को नकार दिया। जी बिल्कुल योगेश जी, बिहार की जनता ने कई मुद्दों को नकारा है महागठबंधन के, लेकिन बात अगर बिहार की जाए, बिहार की राजनीति की जाए, तो देश में अपना एक अलग स्थान रखती है। और हमेशा से माना जाता है कि बिहार की राजनीति मुद्दों पर चलती है। और इस बार बीजेपी ने जिस तरह के मुद्दे लिए, जिस तरह के मुद्दे लेकर बीजेपी जनता के बीच पहुंची, कहीं ना कहीं उसी का ये रिजल्ट है कि बिहार में बहार है और इस बार एनडीए की सरकार है। देखिए, बिहार का जनादेश, प्रचंड जनादेश अपने आप में एक संदेश दे रहा है। संदेश है उन तमाम नीतियों का जो नरेंद्र मोदी लेकर आए। संदेश है नीतीश कुमार के सुशासन का, जिन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है बिहार में। और कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी जेडीयू ने चुनाव लड़ा और बीजेपी ने अब तक का अपना सबसे रिकॉर्ड प्रदर्शन बिहार में किया, सर्वाधिक सीटें लाने का रिकॉर्ड।